ना। उदारीकरण के बाद हम आते हैं निजीकरण पर। तो निजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिनमें ऐसे उद्योगों तथा व्यवसायों को जो अब तक सरकारी स्वामित्व में थे, यानी जिन पर सरकार का स्वामित्व था, के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार के परिवर्तन कर रही है। सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना। तो बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है और इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना। अब सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण के प्रयत्न से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। जैसे उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का दर्जा दिया गया। फिर हम देखते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का आशय क्या होता है? वैश्वीकरण का सामान्य रूप से आशय पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने से है। इसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिसमें बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सके। और इस प्रकार वैश्वीकरण शब्द से तात्पर्य विश्व एक बाजार के रूप में होता है और वैश्वीकरण में विश्व के वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का स्वतंत्र आवागमन होता है और इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिसमें मीलों दूर हो रही घटनाओं का प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है और यह समस्त विश्व को एक बनाने की रचना करने का प्रयास है। फिर इसमें आता है बाह्य प्रापण। बाह्य प्रापण वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत या संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है, जिसको अपन आउटसोर्स भी कहते हैं। तो नियमित सेवाएं प्राप्त करती है और विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक, शब्दक्रम, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। और अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही है। फिर विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गेट के परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में किया गया और उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी और इसका उद्देश्य सभी देशों को विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है। इससे कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी ना कर पाए और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है ताकि विश्व के संसाधनों का अधिकतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। और विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है और सभी सदस्य देशों ने इनका पालन किया है। अब भारत में व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। आयात से अनेक प्रतिबंध हटाए, प्रशुल्क दरों को कम किया गया है।
फिर भुगतान संतुलन का अर्थ अपन देख लेंगे क्या होता है। तो भुगतान संतुलन का आशय शेष विश्व के साथ किसी दिए हुए वित्तीय वर्ष में आर्थिक लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड से है। फिर बहुपक्षीय व्यापार संधि क्या होती है। तो किसी देश द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान संबंधी व्यापार समझौतों को बहुपक्षीय व्यापार संधि कहते हैं। फिर युक्ति युक्त और अल्पांश विक्रय। तो युक्ति युक्त विक्रय से हमारा आशय है यह है कि एक सार्वजनिक कंपनी को पूर्ण रूप से किसी कंपनी को बेच दिया जाता है। और अल्पांश विक्रय से हमारा आशय है कि सार्वजनिक कंपनी अपने स्वामित्व का एक अंश सामान्य जनता को बेचकर निजीकरण की ओर अग्रसर होती है।